मुझे घर आते आते शाम हो गई थी। मेरे दिलो दिमाग में बस मेरे बच्चे चल रहे थे। मैं तेज़ तेज़ कदमों से अपने घर की तरफ चलने लगी। मैं अपनी गली के अंदर पहुंच गई थी। मेरा घर गली के बिल्कुल कोने में था। मेरे घर के बाद एक सड़क थी और फिर उसकी दूसरी तरफ शमशान घाट था, जहाँ पर एक बरगद का पेड़ था। मेरी नज़र जैसे ही मेरे घर पर पड़ी, वहाँ पर बालकनी में वह मेरे 4 साल के बेटे को गली की तरफ उल्टा लटका के खड़ा हुआ था। मेरी तो जैसे शरीर में से जान ही निकल गई थी। मेरा नाम मनीषा है। मैं तकरीबन 30 साल की हो गई थी। मेरे पति एक मिल में काम करते थे। हमारा छोटा सा परिवार था। मेरे घर में मेरे पति, मेरे 2 छोटे बेटे रहते थे। मेरे पति बहुत अच्छे थे, मेरा बहुत ख्याल रखते थे। दरअसल हम दोनों ने लव मैरिज की थी। मेरे पति से मेरी जाति थोड़ी ऊंची थी, बस इसी कारण हम दोनों को बहुत पापड़ बेलने पड़े थे। मगर फिर क्या, हमारे प्यार की जीत हुई और मैं अपने पति की दुल्हन बनकर उनके घर आ गई थी। शुरू के कुछ सालों का तो मुझे पता ही नहीं चला। इस बीच में मैं 2 बेटों की माँ बन गई थी। मेरे पति सुबह काम पर जाते थे और रात में निश्चित समय पर घर आ जाते थे। फिर छुट्टी वाले दिन वे मुझे और मेरे बच्चों को बाहर घुमाने भी ले जाते थे। मैंने सोच लिया था कि इस साल मैं अपने बड़े बेटे रोहित का स्कूल में एडमिशन करा दूँगी। मेरा छोटा बेटा राजा अब पूरे 4 साल का भी नहीं हुआ था, पर दुर्भाग्यवश एक दिन मेरे पति दुर्घटना का शिकार हो गए और इस दुनिया से चल बसे। वे मुझे और मेरे बच्चों को इस दुनिया में अकेला छोड़ गए थे। कुछ दिन तक मेरे जेठ जेठानी ने मेरे साथ सही बर्ताव किया, लेकिन फिर उन्हें लालच आ गया और वे मुझे घर से निकालने लगे। उनका कहना था कि ये घर उनकी कमाई का है, इस घर पर मेरा और मेरे बच्चों का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी शादी से पहले मेरे पति अपनी सारी कमाई अपनी भाभी को ही देते थे और इस घर में उनका भी आधा हिस्सा है। फिर रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों के दबाव में आकर मुझे उन्होंने थोड़े पैसे दे दिए और घर से जाने के लिए बोल दिया। वे पैसे बहुत कम थे, मुझे किसी भी अच्छी जगह पर घर मिल ही नहीं रहा था। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं अपना घर तो लेकर ही रहूँगी। अगर मैं किराए पर रही तो ये सारे पैसे भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। मैंने बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर से बोल रखा था। वे मुझे अक्सर घर दिखाते रहते थे, मगर मेरी समझ में कोई भी घर नहीं आ रहा था। उन्हीं दिनों मैंने एक बुटीक में नौकरी कर ली थी और वे मुझे घर पर ही कपड़े सिलने के लिए दे दिया करते थे। फिर मुझे बुटीक में काम करने वाली एक औरत ने एक घर के बारे में बताया। वे बोली, घर बहुत अच्छा है, 2 मंजिला बना हुआ है। जो भी उस घर को लेगा 1 मंजिल किराए पर भी चढ़ा सकता है। मगर एक दिक्कत है कि उस घर के आगे फिर शमशान घाट शुरू हो जाता है, इसलिए लोग उस घर को लेते हुए डरते हैं और जो उसे ख़रीदता है थोड़े समय बाद वे उस घर को बेचकर चले जाते हैं। इसी कारण वे घर कम कीमत में मिल रहा है। मैंने उससे कहा कि वे मुझे घर दिखा दे। मुझे शमशान घाट से कोई परेशानी नहीं है। मैं इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखती हूँ। मरना तो एक दिन सबको है। वे मुझे वहाँ पर लेकर गई। मुझे भी घर पसंद आया। वे मेरे बजट में था और सबसे अच्छी बात ये थी कि मेरे बुटीक से ज़्यादा दूर भी नहीं था। मैं जाकर प्रॉपर्टी डीलर से मिली और वे घर मैंने ख़रीद लिया। मैं अपना सामान और बच्चों को लेकर उस घर में आ गई। मेरे बच्चे अभी छोटे थे, इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि मैं नीचे रहूँगी और ऊपर की मंजिल किराए पर दे दूँगी। मेरे घर की ऊपर वाली मंजिल पर एक खिड़की थी जो शमशान घाट की तरफ खुलती थी, जिसमें वहाँ पर लगा हुआ बरगद का पेड़ भी दिखाई देता था। मैं वह खिड़की अक्सर बंद ही रखती थी। मुझे यहाँ पर रहते हुए काफ़ी समय हो गया था, मगर मुझे कोई किराएदार नहीं मिल रहा था। एक दिन एक आदमी ने आकर मेरे घर का दरवाज़ा बजाया। मैंने अंदर से ही पूछा, कौन है? वे बोला, मुझे पता चला है कि आप अपना घर किराए पर देना चाहती हैं। मैं इस एरिया में नया हूँ और काम के सिलसिले में यहाँ पर आया हूँ। मुझे थोड़े महीनों के लिए आपका घर किराए पर चाहिए। मैं मशीन पर कपड़े सिल रही थी। मैंने वह कपड़ा साइड में रखे और आकर दरवाज़ा खोला। उस आदमी ने अपने आप को एक काली चादर में लपेट रखा था। मैंने उससे कहा कि किराया इतने 1000 रुपये होगा। वह मान गया, बोला मुझे मंजूर है। मैंने उसे चाबी दे दी और वह ऊपर चला गया। कुछ देर बाद वह आदमी नीचे आया और मेरे हाथ में रुपयों से भरी हुई थैली पकड़ा दी। मैंने देखा तो वह रुपये काफ़ी ज़्यादा थे। मैंने कहा कि ये रुपये तो ज़्यादा हैं। वह बोला कि हाँ, एडवांस दे रहा हूँ, रख लीजिए और मैं आपको एक परेशानी और दूंगा। मैं यहाँ पर नया हूँ
मेरे पास खाना बनाने के बर्तन वगैरह नहीं हैं। क्या आप कुछ दिनों तक मुझे खाना दे दिया करेंगी? पहले तो मेरे दिल में आया कि इसे मना कर दूं, मगर इस समय मुझे पैसों की बड़ी ज़रूरत थी। मुझे मेरे बेटे रोहित का स्कूल में एडमिशन कराना था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा खाना ही तो एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा, जिसके मैं इससे पैसे ले लिया करूँगी। मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें खाना दे दिया करूँगी। और फिर रात को मैंने खाना बनाया और एक प्लेट में उसके लिए खाना निकाल लिया। मैं बैठी सोच ही रही थी कि उसको किस नाम से बुलाऊं। इतने में वो खुद ही दरवाजे के बाहर आकर खड़ा हो गया और बोला, रोहित बेटा, मैं बाहर दरवाजे पर ही खड़ा हूँ, मुझे यहीं पर ही खाना दे दो। मैंने सोचा कि इसे कैसे पता चल गया कि खाना तैयार है। मैंने अपने कंधे उचकाए और वे खाना लेकर दरवाजे पर आ गई। वे खाना लेते हुए बोला कि मेरा नाम कुशल है, आप मुझे इस नाम से ही बुला सकती हैं। ये कहकर वह वहाँ से चला गया। मैंने भी अपने बच्चों के साथ खाना खाया और बर्तन धोकर अपनी मशीन पर कपड़े सिलने बैठ गई। मेरे दोनों बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे। मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। मैं पीछे देखती, कभी आगे देखती, मगर वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैंने सोचा कि लगता है थकान की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे नींद आ रही थी। मैं जाकर अपने बच्चों के पास लेट गई और सो गई। मेरी आँख सुबह ही खुली। मैंने पहले नहा धोकर पूजा की और फिर घर के कामों में लग गई। मैं नाश्ता बनाने लगी। थोड़ी देर में ही वह आदमी कल रात के बर्तन लेकर मेरे सामने खड़ा था। मैंने जैसे ही नज़र उठाकर देखा, मैं चौंक गई। मैंने उसे तेज़ आवाज़ में कहा कि तुम अंदर कैसे आ गए? वह बोला, दरवाज़ा खुला हुआ था, मुझे लगा कि आप काम कर रही हो, मेरे कारण आपको वहाँ से उठकर आना पड़ेगा, इसलिए मैं अंदर आ गया। मैंने एक नज़र उस पर डाली और अपना काम करने लगी। वह बोला कि मुझे आपसे कुछ कहना है। वह क्या है ना कि मेरे पास बिस्तर भी नहीं है। रात को मुझे ठंड लग रही थी। क्या आप मुझे कोई बिस्तर दे देंगी? मैंने दिल में सोचा कि लो, अब इसे बिस्तर भी देना पड़ेगा। मैंने उससे कहा कि बिस्तर बक्से में रखे हैं, थोड़ी देर बाद में ले लेना। मैंने उसके हाथ में नाश्ता पकड़ा दिया। वह मुझे अजीब सी नज़रों से देखता हुआ वहाँ से चला गया। अब वह रोज़ ऐसे ही मेरे घर के अंदर आ जाता था। एक बार मैं रात को सोई तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे आवाज़ें लगा रहा है, मनीषा इधर आओ, मनीषा इधर आओ। मैं उठकर देखने लगी, वहाँ पर कोई भी नहीं था, मगर एक अनजान शक्ति मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर आई तो मुझे वहाँ पर कुशल खड़ा हुआ दिखाई दिया। वह मुझसे बोला कि मैं तुम्हें कब से आवाज़ लगा रहा हूँ। मैं बस उसे चुपचाप देखे जा रही थी। वह मुझे बरगद के पेड़ के नीचे ले गया और फिर मैं भी उसके साथ उड़कर एक डाली पर जाकर बैठ गई थी। वह मुझे पता नहीं क्या क्या बातें बता रहा था और मैं उसकी बातें सुन रही थी। मेरी ज़ुबान और मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। वैसे मुझे इस बात का होश था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर बहुत देर हो गई। वह मेरा हाथ पकड़कर उस डाली से नीचे उतर आया। मैं वापस अपने घर में अपने बच्चों के पास आकर लेट गई। सुबह मुझे रोहित ने उठाया कि मम्मी, मुझे स्कूल नहीं भेजोगी? मेरा सिर बहुत ज़्यादा भारी हो रहा था। मेरी आंखें बड़ी मुश्किल से खुल रही थी। मुझे धीरे धीरे रात की बातों का ध्यान आ रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने रात को कोई सपना देखा है। मैंने नाश्ता बनाकर रोहित को स्कूल के लिए तैयार किया और उसे स्कूल छोड़ आई। थोड़ी देर बाद कुशल मेरे सामने अचानक ही आकर खड़ा हो गया। मैं उसे देखकर डर गई। मैंने उससे कहा कि मेरे घर से चले जाओ। वह मेरे थोड़ा और करीब आकर बोला कि देखो मनीषा, तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर बस तुम्हारे लिए ही आया हूँ। मैंने जब से तुम्हें देखा है, मैं तुम्हारा आशिक हो गया हूँ। मैं इस सामने वाले बरगद के पेड़ पर सालों से रह रहा था, मगर मैंने किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाया है और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें मेरे कारण कोई तकलीफ़ नहीं होगी।
हम जैसे रह रहे हैं वैसे ही रहते रहेंगे। उसके मुंह से ये बात सुनकर कि वे एक भूत है, मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैंने दिल में सोचा कि मैं ये कैसी मुसीबत में फंस गई हूँ। अगर इसने मेरे बच्चों को कोई नुकसान पहुँचा दिया तो मैं क्या करूँगी। वे बोला, जब तक तुम मेरा कहना मानती रहोगी मैं तुम्हारे बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। मैं समझ गई थी कि ये मेरे मन की बात को भी सुन रहा है। मैंने उससे कहा कि देखो, तुम मेरे घर से चले जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। वह उस समय तो वहाँ से चला गया, मगर रात को फिर मुझे वही आवाज़ें आ रही थी, मनीषा मेरे पास आओ, मनीषा मेरे पास आओ। और मैं बिना कुछ सोचे समझे उसकी आवाज़ पर घर से बाहर आ गई थी। वह मुझे वहीं बरगद के पेड़ की डाली पर ले जाकर बैठ गया। कभी कोई बात बताता तो कभी कोई बात बताता, कभी मुझे बैठकर देखता रहता। मैं जब सुबह सोकर उठती तो मेरे घर का दरवाज़ा खुला हुआ होता। मेरा सिर भारी हो रहा था। दिन ब दिन मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। अब तो मेरा किसी भी काम में दिल नहीं लगता था। मेरी आंखें बहुत ज़्यादा लाल रहती थी। एक बार मैं अपने बुटीक पर कपड़े देने गई तो वह औरत जिसने मुझे वे घर दिलाया था, वह मुझसे कहने लगी कि मनीषा, मुझे लगता है कि तुम्हें वे बरगद का भूत परेशान कर रहा है। मुझे डर तो लग रहा था कि वह भूत ज़रूर मेरी बात सुन रहा होगा, मगर फिर भी मैंने उसे डरते डरते सारी बात बता दी। वह बोली, मैं एक तांत्रिक बाबा को जानती हूँ, तुम मेरे साथ चलो, वे तुम्हें इस भूत से छुटकारा पाने का कोई ना कोई उपाय ज़रूर बताएंगे। मैं उसके साथ चली गई। वह मुझे जहाँ पर लेकर गई थी वहाँ पर बहुत भीड़ थी। लोगों की लंबी लाइन लगी हुई थी। मैंने वहाँ पर एक औरत को देखा जिसे जंजीरों से बांध रखा था और वह बाल बिखराए हुए थी। पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी। मैंने वहाँ पर और भी बहुत सारे लोगों को देखा जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वे किसी के वश में हैं। मैं परेशान हो रही थी। मैं चाह रही थी कि जल्दी से मेरा नंबर आ जाए, क्योंकि रोहित भी स्कूल में था और राजा घर पर ही सो रहा था। और फिर मेरा नंबर भी आ गया। हम अंदर गए तो तांत्रिक बाबा मुझे देखते ही बोले कि तुझ पर कुशल नाम के भूत का साया है। तू पूजा पाठ करती है, इसलिए वे तुझ पर पूरी तरह से हावी नहीं हो सका है। मैंने कहा कि बाबा, आप तो अंतर्यामी हैं, मेरी रक्षा कीजिए। मैं एक विधवा औरत हूँ, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। वे बोले कि ये पानी ले जा, इस पर मैंने मंत्र पढ़ रखे हैं, वे तेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा और मैं यहीं पर से ही हवन करूँगा, जिससे वह भूत तुझे छोड़कर चला जाएगा। मैं वह पानी लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ी। मैं तेज़ तेज़ कदमों से अपने घर की तरफ जा रही थी। मुझे मेरे बेटे राजा की चिंता हो रही थी। मैं जैसे ही गली में पहुंची, मेरी नज़र मेरे घर की दूसरी मंजिल पर खड़े हुए कुशल पर पड़ी। उसने मेरे बच्चे को बालकनी से गली में नीचे लटका रखा था। मैंने उससे कहा कि राजा को छोड़ दो। वह वहीं से बोला कि तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया है। मैंने तुमसे बोला था कि तुम मेरा कहना मानोगी तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब जो भी होगा उसकी तुम खुद जिम्मेदार होगी। ये कहकर उसने राजा को छोड़ दिया। मैंने अपने बच्चे को लपक कर पकड़ लिया और अपने घर के अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। अब मुझे रोहित की चिंता हो रही थी। मैंने अपने भाई को फ़ोन किया और उनसे बोला कि वे रोहित को स्कूल से अपने घर ले आएं। फिर मैंने अपने ऊपर और राजा के ऊपर उस पानी को छिड़क दिया।
मुझे पता था कि बाबा जब हवन करेंगे तो वह मेरे घर से चला जाएगा। रात को मैं सोने के लिए लेटी तो मुझे कुशल की आवाज़ आई कि तुमने उस बाबा से हवन करवाया है जिसके कारण मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ और इस बरगद के पेड़ को भी छोड़कर जा रहा हूँ, मगर मैं जहाँ भी रहूँगा तुम्हें चाहता रहूँगा। मैं तुम्हारा सच्चा आशिक हूँ। फिर मुझे उसकी आवाज़ नहीं आई। मैंने सुबह ऊपर जाकर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैंने वे बाबा का दिया हुआ पानी वहाँ पर भी छिड़क दिया। फिर उसके बाद उस भूत ने मुझे कभी भी परेशान नहीं किया। कुछ महीनों बाद एक फैमिली ने मेरी ऊपर की मंजिल किराए पर ले ली। वे 2 पति पत्नी थे और उनके साथ उनके दो बच्चे भी थे। एक दिन वह मुझसे बोले कि यहाँ पर लोगों ने वैसे ही अफवाह फैला रखी थी कि इस घर में भूत है, लेकिन मुझे तो यहाँ पर कोई भी नहीं दिखता और आप भी इतने सालों से यहाँ पर रह रही हैं। क्या आपको किसी भूत ने कभी परेशान करा है? मैंने सोचा कि अगर मैं इन्हें बता दूं कि हाँ मुझे भी भूत ने परेशान किया है तो हो सकता है ये भी उस भूत से डरने लगें। मैंने कहा कि नहीं, मुझे भी कभी किसी भूत ने परेशान नहीं किया है और मैं दिल ही दिल में उन तांत्रिक बाबा को दुआएं दे रही थी। आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी? मेरी इस कहानी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।